हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस आपके पसंदीदा सीरीज बूस्टर सीरीज में। साथियों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं एग्ज़ाम्स की डेट्स आ गई है, तो अब आप सभी तैयारी में जुट जाइए। पहले से हम कहते थे कि देखिए, जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसको आपको बिना नोटिस दिए एग्ज़ाम आयोग नहीं कराएगा और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। तो जो भी साथी अभी तक घर पर हैं या फिर अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ब्रेक दिए हुए हैं, अब पूरी तरीके से लग जाइए और दिसंबर में आपके लिए दोनों के दोनों एग्ज़ाम आपका यूपीपीसीएस और आरओ कंप्लीट डेट आ गई है, उसके हिसाब से तैयारी को शुरू कर दीजिए। बात कर रहे थे कि इस सीरीज़ में आज का लेक्चर नंबर 16 है और जो भी साथी नए हैं उनको बता दें कि इसके अन्य भी जो क्लासेस हैं इसके प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए वहाँ से फटाफट सारी क्लासेस कर लीजिए। और इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आप देखेंगे सारे टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू का कंप्लीट शॉर्ट नोट्स रिवीजन नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आर स्पेशल के लेक्चर बता देंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट हो गई, इसमें 2-3 लेक्चर आ गए हैं, तो पेपर वाइज ईयर वाइज इसको स्टार्ट किया है। 2021 का पेपर कंप्लीट एनालिसिस करके आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दिया है। जो साथी नई क्लास देखें, क्लास को देखिए और टेलीग्राम से जुड़ के इसका शॉर्ट नोट जरूर प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इसकी मैराथन क्लास है, जो लोग मैराथन क्लास कर लिए हैं उसका आप वहाँ से रिवीजन करते रहिए। बार बार मैं कहूँगा इस क्लास को आप देखते रहिएगा, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आगे बढ़ेंगे, आज के सेशन में देखेंगे यहाँ से जो आगे अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वन बाय वन करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से पहला पॉइंट है कि बायोलॉजी का यहाँ पे पॉइंट है, जंतुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और ये तथ्य ऐसे हैं कि जो आपको एग्जाम्पल इसके पूछे जाते हैं या फिर आपको यहाँ से प्रश्न बनते दिखेंगे। तो स्तनधारी से संबंधित है, कह रहा है कि प्रोटोथीरिया, इससे संबंधित क्या है कि जो प्रोटोथीरिया होते हैं उनका फीचर क्या है कि वो अंडे देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप बात करेंगे एकिडना और प्लेटिप्स जो है, ये तो एग्जाम्पल इसके महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस तरीके की कैटेगरी है, यहाँ से जो आपके प्रश्न बनते हैं उस प्रश्न में आप देखेंगे कि आपको जो है उदाहरण दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस कैटेगरी का है कि नहीं, ठीक है, उस संघ का या फिर उस कैटेगरी का। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटोथीरिया के बारे में बात करेंगे तो ये अंडे देने वाले होते हैं और उदाहरण दो आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद से एक कैटेगरी आती है आपकी कौन सी, मेटाथीरिया की। कौन सी है, मेटाथीरिया। तो ध्यान देंगे ये जो है अपरिपक्व जो है बच्चों को जन्म देते हैं। कैसे, जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं बच्चे, और जो इनको ये मार्सुपियल जो नामक थैली है उसमें विकसित होने तक इसमें वो रखते हैं, यानी अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं साथियों। और ये क्या करते हैं, उनको उस थैली में रख के क्या करते हैं, उनको परिपक्व करते हैं। तो उदाहरण तौर पर आप कंगारू को देख सकते हैं, एग्जाम्पल कंगारू। इस थैली का नाम याद रखिएगा, मार्सुपियल जो थैली है ये थैली। और मेटाथीरिया में आप ध्यान देंगे कि अपरिपक्व बच्चे होते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट साथ ही यूथेरिया। यूथेरिया क्या है, तो पूर्ण विकसित जो है शिशुओं को ये जन्म देते हैं। क्या देते हैं, पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य के एक उदाहरण के तौर पे मनुष्य इसमें हो जाएगा। और दो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि एक देखेंगे स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक जो है तापमान किसका होता है, तो आप देखेंगे बकरी का होता है। लगभग एवरेज जो है 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान होता है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक और पॉइंट क्या है कि डक विल्ड ना प्लेटिपस, जो ये है एकमात्र विषैला जो स्तनी है, मतलब स्तनधारियों में ये एक विषैला प्रजाति है, ठीक है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, डक विल्ड प्लेटिपस, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, सिंपल सा आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन में भी है, इस तरीके की विषैला एकमात्र है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको प्रोटोथीरिया, ठीक है, मेटाथीरिया और उसके साथ साथ यूथेरिया, तीनों ध्यान कीजिएगा। और विथ उदाहरण एग्जाम्पल के साथ आप उसको तैयार रखेंगे तो उसमें से आपको प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट हमारा अर्थशास्त्र से संबंधित है। अर्थव्यवस्था से संबंधित देखेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे कि शब्दावली बार बार आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। हालांकि इन सब का आपको ज़्यादातर यूज आपको कहाँ दिखेगा, बजट में आपको देखने को मिलेगा। तो साथी बता दें कि जो साथी बजट वाली क्लास नहीं देखें, स्पेशली बजट की क्लास, जिसमें आप देखेंगे केंद्र की बजट, ठीक है, केंद्र सरकार की बजट, उत्तर प्रदेश सरकार की बजट और बिहार सरकार की बजट, तीनों को अलग अलग क्लास लेकर उसमें कंप्लीट करा दिया गया। वहाँ से उस क्लास को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। बजट से और इकोनॉमिक सर्विस सब मिला के आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो क्लासेस आपकी टू द पॉइंट, आपको एग्जाम ओरिएंट है, कोई भी इधर उधर की चीज़ नहीं है। जितनी क्लासेस हैं, जितने नोट्स हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को सीधे सीधे मिलेंगे। पहला इसमें पॉइंट है कि राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसको समझिएगा कि जो ऋणदान है, ठीक है, ऋणदान को अगर घटा दिया जाए, कुल प्राप्तियाँ जब बजट बनता है उसमें कुछ प्राप्तियाँ होती हैं और कुछ खर्चे होते हैं, तो उस तरीके से उसमें समझिएगा कि ऋणदान को अगर हटा दें तो कुल प्राप्तियों की तुलना में जो कुल व्यय में अधिकता होती है, ठीक है, उसकी तुलना में जो कुल व्यय की अधिकता होती है वही क्या है,
राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा से पॉइंट ध्यान रखिएगा, चाहे आप सेंट्रल का बजट पढ़े, स्टेट का बजट पढ़े, इन दोनों का जो राजकोषीय घाटा रहता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो वहाँ पे आपको बजट वाली क्लास में सारा बता दिया गया। ये करंट अफेयर्स अपडेट रहता है तो उसको आप वहाँ से कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है राजकोषीय घाटा के बाद से बजटीय घाटा। ठीक है, बजटीय घाटा क्या होता है? तो कुल प्राप्तियाँ जो होती है साथियों, कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की जो अधिकता होती है वही आपका क्या है? बजटीय घाटा होगा। क्या होगा? बजटीय घाटा क्या है? तो टर्म क्लियर हो गया, कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ठीक है, कोशिश किया जा रहा है कि छोटे से छोटे शॉर्ट्स पॉइंट्स आपको चीज़ें बता दी जाए ताकि आपको एक अच्छे से रिवीजन हो जाए और ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला पॉइंट है राजस्व घाटा। बात करेंगे राजस्व घाटा की, तो ये क्या है कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में जो है राजस्व व्यय की अधिकता, यानी जो प्राप्तियाँ आपको हो रही हैं राजस्व से, उस प्राप्तियों में अगर आप देखें तो आपका जो खर्चा है, ठीक है, उसकी तुलना में उसका व्यय, खर्चा एक तरह से कह लीजिए, वो आपका ज़्यादा हो जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा? आपको उस केस में आपका राजस्व घाटा हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है साथियों? तो इसके बारे में बात करें तो ये ऋण दान को आप और ब्याज अदायगी को घटा दीजिए। क्या कर दिए? पहले वाले में तो जब राजकोषीय घाटा था तो वहाँ पे आप देख रहे थे ऋण दान को घटा रहे थे। इसमें क्या करना है? प्राथमिक घाटा के लिए ऋण दान को भी माइनस कर दीजिए और ब्याज अदायगी को भी हटा दीजिए। उसके बाद जो कुल प्राप्तियाँ बच रही हैं उसकी तुलना में कितना व्यय हो रहा है, उसकी अधिकता ही क्या है? आपका प्राथमिक घाटा है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स हैं बजट में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे और इन पॉइंट्स का आपका जो करंट अफेयर से संबंधित डेटा है वो आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा बजट वाली क्लास से। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप क्लास कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी चेक कर लेंगे तो वहाँ से आपको क्लास मिल जाएगी। अगला पॉइंट देखिएगा कि पॉलिटिक्स संबंधित लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि लोकसभा जानिए अनुच्छेद 81। ठीक है, अनुच्छेद आपका जो है 81 में इसको बताया गया है। अधिकतम संख्या की बात करेंगे तो 550 इसकी अधिकतम संख्या होती है और 530 जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। तो इस तरीके से आपके लोकसभा का जो एक संरचना है, 550 सीटें टोटल मैक्सिमम तौर पे, 530 आपके राज्य से हो जाएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेश से। आर्टिकल याद रखिएगा जो है अनुच्छेद 81 में आपका ये देखने को मिलेगा। बात करेंगे राज्यसभा से तो इसमें देखेंगे अधिकतम संख्या कितनी थी? लगभग 250 के आसपास। ठीक है, 250 अधिकतम संख्या। 238 आपके राज्य और प्लस केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों से होंगे और 12 जो है इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। हालांकि करंट में इसमें कुछ चीज़ें बदली हुई हैं, जिसमें जो मनोनीत सदस्य थे आंग्लोंग फील्ड के, उसमें कुछ चीज़ें बदली हैं तो वो उस हिसाब से इसमें अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे इसका अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद आपका 80। ठीक है, 80 में आपको राज्यसभा के बारे में बात किया गया, तो संसद के जो अंग है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ साथ कौन सा आता है? तो इसमें राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आता है। तो ये संसद के 3 अंग हो गए। ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद आपका 80 है राज्यसभा, 81 लोकसभा और इसके सीटों के बारे में। ठीक है, अभी ये जब 2026 वाला परिसीमन आयोग होगा तो फिर से ये सीटों का जो है कैलकुलेशन जो है वो घटेगा बढ़ेगा, तो उस हिसाब से जब आएगा तो उसको अपडेट कर लिया जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ देखिएगा, इसको हमने यहाँ पे शामिल कर लिया। हालांकि स्टैटिक और करंट दोनों का है, तो इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पहले बता दे रहा हूँ, करंट अफेयर का अपडेट है, लेकिन ऐसी स्टैटिक वाले नोट्स में हमको ऐड कर दिया है क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसी ही हैं जो यहाँ से आपको इस वाले एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा कि एक SDG इंडिया इंडेक्स है। ठीक है, SDG जो नीति आयोग जारी करता है वो रिपोर्ट है, और दूसरा रिपोर्ट आप देखेंगे MPI जो बहुआयामी करीबी सूचकांक है। ठीक है, ये भी नीति आयोग वाला, ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। और एक रिपोर्ट कौन है जो मार्च में आया था, ये मानव विकास सूचकांक यानी HDI। ठीक है, तो ये 3 रिपोर्ट हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके UPPCS और RARO या BPSC में प्रश्न बनेंगे और संभावना ये है कि यहाँ से आपके जो है तथ्यात्मक जो है ना, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, कथन कारण में इस तरीके से प्रश्न बने। तो जो महत्वपूर्ण इसके डेटा है हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण थे, तो इसलिए हम आपको इस बूस्टर सीरीज में इसको कर दे रहे हैं डिस्कस। यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। SDG इंडिया इंडेक्स जो है आपका 23-24 के जो तथ्य है, भारत का इसमें कुल स्कोर ध्यान रखिएगा 71 है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, फैक्ट के तौर पे स्टेटमेंट बन जाएगा कि भारत का कुल स्कोर इसमें इतना है, इसको जारी कौन करता है। ठीक है, कौन सा राज्य इसमें टॉप पर है, कौन सा राज्य जो है बॉटम पे है, सबसे नीचे है, किसको किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो देखिएगा, भारत का कुल स्कोर आपका है 71 है, जो आप देखेंगे 20-21 में 66 था और 18 में लगभग 57 था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिछले वर्षों की तुलना में भी आपसे तुलनात्मक तौर पे स्टेटमेंट बन सकता है, किस तरीके से कि पहले की अपेक्षा जो है भारत का स्कोर में क्या हुआ है, सुधार हुआ है या फिर लगातार गिरावट हुई है। इस तरीके के प्रश्न आप PYQ में देखे होंगे, तो इसलिए 2-3 डेटा आप ध्यान रखिएगा। 18 में 57 था, उसके बाद से 66 और इस समय वर्तमान के स्कोर बहुत महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है कितना, 71 है।
बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश को जो है इसमें उत्तर प्रदेश जो है इसमें प्रगति स्टेज में है और इसको जो है फ्रंट रनर किस श्रेणी में रखा गया है, किस श्रेणी में रखा गया है, तो फ्रंट रनर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। खासकर यूपी पीसीएस और आरओ के लिए दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसका स्कोर कितना है, तो 67 है। कितना, 67 इसमें इसका स्कोर है। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में दो चीज़ आपको जो उत्तर प्रदेश के हिसाब से ध्यान रखनी है, किस कैटेगरी में, तो फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया है। स्कोर कितना है, तो 67 है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि SDG 7 जो सतत विकास आपके लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उसमें लक्ष्य 7 में जो है उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान मिला है। किसका, देश में आपका प्रथम स्थान मिला है किस सेगमेंट में, तो SDG 7 में। ये आपका जो प्रश्न बनेंगे यहाँ से स्टेट स्पेसिफिक, यानी जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस है उसके करंट अफेयर में ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश जो है किस जो है SDG गोल में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो SDG 7 में। किसमें, SDG 7 में हासिल किया है, इसको ध्यान रखिएगा। जारीकर्ता की बात करेंगे तो आप देखेंगे नीति आयोग इसको जारी करता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे कम स्कोर है उसको देखिए, भारत में सबसे कम जो उच्च स्कोर है, पहले टॉप देखिए, इसमें कम तो आपका बिहार का यहाँ पर है 57 के साथ। अगर सबसे टॉप पर बात करें हाई स्कोर, तो 79 अंकों के साथ दो राज्य यहाँ पर एक साथ हैं, उत्तराखंड और केरल। ठीक है, उत्तराखंड और केरल आप देखेंगे इसमें उच्च सबसे टॉप स्कोरर है और इनका पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कितना है, 79 है। 79 अंकों के साथ अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड और केरल आपके क्या हैं, इस पे टॉप पर हैं। सबसे कम स्कोर की बात करें तो 57 अंकों के साथ बिहार है। ये बिहार स्पेशल के करंट अफेयर यहाँ से बनेगा BPSC के लिए। तो और इस तरीके से आपका ओवरऑल भी ये करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, कि इसमें सबसे बॉटम पे कौन है, तो बिहार याद रखिएगा और इसके अंक के साथ याद रखिएगा 57 अंकों के साथ बिहार क्या है, सबसे कम स्कोर के साथ इसमें है। आगे बात करेंगे, अगला जो है इसमें जनवरी 2024 में जारी हुआ था नीति आयोग का जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI। ठीक है ना, MPI जो रिपोर्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके बारे में देखिएगा। तो भारत में बहुआयामी गरीबी दर जो है 2013-14 में 29.17% थी, जो घटकर 2022-23 में कितना हुई, 11.8% रह गई है। ये आपका जो फैक्ट है, आपके लिए डेटा है, आप सीधे सीधे इसको यूज करेंगे। इस स्टेटमेंट में भी पूछेगा कि हाल फिलहाल में जो भारत जो है बहुआयामी गरीबी जो दर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। वर्तमान में जो कितना आपको रह गई है, 11.8% रह गई है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितना रह गया है तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे कि भारत में जो है 24.82 करोड़ लोग लगभग 2022-23 में गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये डेटा भी आप याद रखिएगा और ये आपके जब मेल्स लिखेंगे, ठीक है, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस मेल्स, तो उसमें आप ये डेटा कोट कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट है और इस डेटा को कैसे यूज करना है। तो आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में रिपोर्ट को बता सकते हैं कि भारत की स्थिति किस तरीके से सुधार हो रही है और क्या क्या रिपोर्ट में बातें आई हैं। ठीक, अगला देखेंगे जो आप यहाँ पे है मार्च 2024 का क्या है, मानव विकास सूचकांक HDI। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा। जितने आयाम पे आपके डायमेंशन पे प्रश्न बन सकते हैं वो सारा आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पहली चीज़, इसको जारी कौन करता है, तो UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। इस बार का शीर्षक भी ध्यान रखिएगा, इस बार इसको क्या शीर्षक दिया गया है। तो पहली चीज़ हिंट कर दें कि आप देखिएगा ऑप्शन में जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं ऑप्शन देगा वही आपका यहाँ पर रहेगा। तो इसको देखिएगा, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक है ना, री इमेजिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये इसकी क्या है इस बार का, ये इसका शीर्षक है। तो शीर्षक भी ध्यान रखिएगा। मे भी आपको ऑप्शन पूछ ले कि मानव विकास सूचकांक का इस वर्ष किस शीर्षक से जारी किया गया, तो थोड़ा देखिएगा जो सबसे बड़ा नाम शायद उसमें रहेगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, बात करेंगे कि इस सूचकांक में मानव विकास सूचकांक HDI में शीर्ष पर कौन से देश हैं, तो शीर्ष पर आपके टॉप के देश, पहला स्विट्जरलैंड, उसके बाद से नॉर्वे, उसके बाद से आइसलैंड। ये 3 देश ऐसे हैं जो आपको इसको इस रैंकिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये टॉप पर रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ जो आप हैं जो टॉप पर हैं उनका नाम याद रखते हैं और अब जो प्रश्न की प्रकृति बन रही है आपको अरेंज करने के लिए भी दे देगा कि ऊपर के शीर्ष के जो टॉप 3 हैं उनका क्रम बताइए। तो ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड, ये आपको क्रम ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद से इसमें 193 देशों की रैंकिंग इसमें जारी हुई थी। भारत का स्थान आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 134वें स्थान पर है। तो भारत का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि HDI रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 134वें स्थान पर। टोटल कितने देश थे, 193 देश थे। भारत के इसमें स्कोर भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत का स्कोर इसमें कितना है, तो 0.6
4 इसका SCDI स्कोर है। उसके बाद से इसके जीवन प्रत्याशा, ये रिपोर्ट की सारी एक एक बातें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो बता दें कि टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, GS सक्सेस मंत्रा के नाम से है, ठीक है। GS सक्सेस मंत्रा के नाम से टेलीग्राम है, लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ से जाइए। इस नोट्स को आप ऐसे या तो प्रिंट करके पढ़ सकते हैं या फिर आप खुद से वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। तो जीवन प्रत्याशा की बात करें साथियों, ठीक है, 67.7 वर्ष, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आपके ऑप्शन बन सकते हैं, इस पे प्रश्न बनेगा। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण, इस रिपोर्ट की हर एक बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। प्रति व्यक्ति सकल आय जो है, राष्ट्रीय आय जो आप देखेंगे GNI, वो आपका लगभग $6,951 तक पहुंच गया। कितना? $6,951 तक पहुंच गया। तो ये तो साथ ही कंप्लीट आपका थोड़ा सा स्टैटिक से हटके स्टैटिक पार्ट में भी ये आता है और करंट का है। तो तीनों की तीनों रिपोर्ट आपको करा दिया और इसके सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो भी एग्जाम्स हैं उस एग्जाम से आपको देखने को प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे फिर से, इसमें अगला पॉइंट देखेंगे कुछ यहाँ पर हम लोग प्रमुख संविधान संशोधन को किसको देखेंगे साथियों, तो कुछ प्रमुख संविधान संशोधन है उसको देखते हैं। हालांकि मैं बता दूं, संविधान संशोधन ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर कंप्लीट क्लास जो है, कंप्लीट क्लास हमने इस पर आपको बना के दे दिया है, जिसपे जो 1 से लेके अब तक जो 105-6 तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं, सारे संविधान संशोधन की कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। उस क्लास को आप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, उसमें जो कुछ सेलेक्टेड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज़ में रहे हैं, उनको यहाँ पे रख लिया गया ताकि आपका एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पे आपका हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, पहले तो याद रखिएगा 2003 में ये हुआ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। कब हुआ है, तो 91वां संविधान संशोधन आपका 2003 में होता है। उसके बाद से इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसके बारे में जो इसके प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, सेंट्रल की जो मंत्रिपरिषद है, उसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या के बारे में, कुल संख्या जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, ध्यान रखिए 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ आपका क्या होता है आपका यहाँ पे राज्य सरकार के लिए। तो राज्य सरकार के लिए क्या होगा, राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या और CM सहित जो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य हैं उसके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपसे पूछे कि जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या का परसेंटेज जो निर्धारित हुआ किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हुआ। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जब कोई राज्य है, जैसे कोई राज्य है उसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो है, उसमें न्यूनतम संख्या भी आपको याद रखना है कि वो 12 से कम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं होना चाहिए, जो नंबर है उसमें 12 से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे परसेंटेज की बात की गई है, क्या की गई है साथियों, परसेंटेज की बात की गई है। जो मंत्रिपरिषद है उसमें PM से क्या है 15% लोकसभा सीट की, और यहाँ पर किसी विधानसभा की जो कुल सदस्य हैं उसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोनों में 15% है, लेकिन वो अपने वो लोकसभा से है और यहाँ पे ये विधानसभा के कुल सदस्य के बारे में है। और इसमें जो अलग पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे कि 12 से संख्या कम नहीं होनी चाहिए। अगला संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण, 93वां संविधान संशोधन जो है 2005 का। इसमें क्या बताया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 15(5), ठीक है, 15 के 5 कॉलम में ये महत्वपूर्ण रहेगा। कई बार यहाँ पे ये प्रश्न बना सीधे सीधा अनुच्छेद को लेके, इसी 15(5) में के तहत जो है निजी और गैर सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को क्या करना है, आरक्षण देना है। इसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है आपके अल्पसंख्यक के जो शिक्षण संस्थान है वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका अनुच्छेद लागू होगा ये अल्पसंख्यक जो समुदाय के आपके शिक्षण संस्थान है उस पर वो उसमें शामिल नहीं है। बाकी अन्य जो निजी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है उसमें पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 93वां संविधान संशोधन 2005 और इसके जो प्रावधान है आपको ध्यान में रखने हैं। अगला पॉइंट है 80वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2000, ठीक है। इसमें क्या है, संघ और राज्यों के बीच जो है कर जो टैक्स के बंटवारे के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई गई, ठीक है। तो टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसमें बनाया गया। बात करेंगे साथियों अगला 85वां संविधान संशोधन 2001, ठीक है, 85वां संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो शासकीय सेवक हैं उनकी पदोन्नति का मामला जो है उसमें वरिष्ठता क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि जो वरिष्ठ होंगे उसके रिगार्डिंग उसमें क्या किया जाएगा, संशोधन करके पदोन्नति दी जाएगी, ठीक है। तो 85वां संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कितनी बार ये पूछा हुआ है, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो देखिएगा अनुच्छेद जो है 21(a) के तहत जो है इसमें 6 से 14 वर्ष के समूह के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया।
और इसको ऐड किया कि किसी मौलिक अधिकार में भी इसको लाके ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक, किससे संबंधित है, तो बच्चों की शिक्षा के लिए, मुफ्त शिक्षा के लिए, और इसको मौलिक अधिकार में भी ऐड किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगला संविधान संशोधन, ठीक है, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इसमें क्या है, तो सहकारी समिति के बारे में इसमें चर्चा किया गया था। किसके बारे में, तो इसमें ये प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ देखेंगे जो आप 9th B पार्ट है उसको इसमें आपको जोड़ा गया है इसमें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक अलग पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भाग 4 में भी, संविधान के भाग 4 में भी जो सहकारी समितियां हैं उनके प्रोत्साहन की बात की गई है, जिसमें 43B जो है आपका आर्टिकल 43B अनुच्छेद इससे संबंधित रहेगा, ठीक है। तो 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है, सहकारी समितियों से संबंधित है। अगला है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों, पहले इसमें जो कॉलेजियम प्रणाली थी, ठीक है, उसके स्थान पर एक नए निकाय जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। NJAC की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इसको जो बाद में है, इसको बाद में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित करके फिर से क्या कर दिया गया, कॉलेजियम प्रणाली को लागू कर दिया गया। तो इस वजह से चर्चा में भी था, कई बार इसको नियुक्ति को लेकर आता है। तो 99वां संविधान संशोधन आप ध्यान रखें 2014 कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित है, ठीक। अगला है 100वां संविधान संशोधन, तो आप सभी जानते हैं 2015 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या भूमि सीमा समझौता को लेकर ये किया गया था, ठीक है। भूमि सीमा समझौता से लेकर इससे संबंधित 100वां संविधान संशोधन 2015। बात करेंगे अगला कुछ इतिहास से संबंधित पॉइंट है, पल्लव वंश, ठीक है। तो पल्लव वंश के बारे में 2-3 पॉइंट पहले बताएं। सबसे पहले जानिए कि पल्लव वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु थे इसके संस्थापक हैं। इसके जो प्रमुख शासक हैं उन सारे शासकों का नाम है, और जो डेट वाइज है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई बार पूछ लेता है अरेंज करने के लिए, तो इस हिसाब से डेट थोड़ा ध्यान रखिएगा और कौन कौन से शासक कैसे आए हैं उसको ध्यान रखना है। तो पल्लव वंश के बारे में एक पॉइंट पहला बताएं, संस्थापक कौन हो गया, सिंह विष्णु। और पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो याद रखिएगा कांचीपुरम, ठीक है। क्या है, कांचीपुरम जो है इसकी पल्लव वंश की राजधानी थी, आपको ध्यान में रखना है। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ बताया, पहले तो संस्थापक और दूसरा कांचीपुरम इसकी राजधानी। अब देखिएगा इसके जो शासक हैं कौन कौन से शासक किस तरीके से हैं, वो शासक आपको ध्यान रखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई बार पूछ लेता है कि इसको अरेंज कीजिए क्रम के अनुसार। तो पहले सबसे पहले सिंह विष्णु जो है 575 से 600 ईसा पूर्व में, ठीक। उसके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, इनका जो शासनकाल है 600 से 630 ईसा पूर्व तक रहता है। उसके बाद से आएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 तक, ठीक है, ईसा पूर्व तक इनका रहेगा। महेंद्र वर्मन द्वितीय आएंगे, उसके बाद से महेंद्र वर्मन द्वितीय, ठीक। इनका जो है 668 से, ठीक है, 72 तक रहेगा ईसा पूर्व, ठीक। उसके बाद से ध्यान रखिएगा परमेश्वर वर्मन, ठीक, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, अभी नरसिंह वर्मन आया था, ठीक। इनको एक नाम देगा राजा सिंह भी इनको कहा जाता है, और परमेश्वर वर्मन सेकंड। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपको सीधे सीधे क्रम के अनुसार पूछेगा, जरूरी नहीं कि सारा का सारा पूछे, इसमें से आपको 2-3 दे देगा, 3 या 4 दे दे कि पल्लव वंश के जो शासक है। अब जो प्रश्न की प्रकृति बदले उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार तो इनसे संबंधित जो कुछ प्रमुख कार्य हैं वही पूछ लेता है, लेकिन अब जो है इस तरीके से पूछ रहा है। जैसे आप देखते होंगे लेटर मुगल वाले में कि जो डिक्लाइन ऑफ मुगल, उसके बाद के जो शासक उनका क्रम पूछ लेता है। अब इसी तरीके से कुछ जो छोटे छोटे डायनेस्टीज हैं साउथ इंडिया के, उसके जो शासक उनका क्रम कई बार पूछ ले रहा है, तो इस चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ भौगोलिक विस्तार। इसमें क्या है, भौगोलिक विस्तार में क्या बताया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसका भौगोलिक विस्तार। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्या क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे पंजाब, सिंध जो बलूचिस्तान है, राजस्थान अपने यहाँ का, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल थे। तो ये सारी जगह शामिल है। और इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। पश्चिम का जो पॉइंट सुतकांगेडोर है वो आपका पाकिस्तान में, जब आप इसको देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप देखते हैं कि सिंधु नदी के आसपास फैली सभ्यता, ठीक है। तो इस तरीके से भारत में भी इसका कुछ विस्तार रहा। उत्तर में बात करेंगे तो मांडू चामुंडा आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र, और ये आपका पूर्व में आलमगीर, ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स कॉर्नर आपको ध्यान में रखने हैं। किससे, सिंधु घाटी सभ्यता। सर कौन कौन से प्रांत इसमें है, ये प्रांत आपको ध्यान रखना है। बाकी ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है, चारों पॉइंट्स कई बार एग्जाम से पूछे हुए हैं। पश्चिमी पॉइंट, पूर्व पॉइंट और उत्तर दक्षिण, चारों पॉइंट आपको जो है 4 पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चारों पॉइंट अगर आप देखें, चारों पॉइंट इधर का आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश पूर्वी वाला, ये आपका मांडा जम्मू एंड कश्मीर का, आपका पश्चिम में सुतकांगेडोर पश्चिम वाला रीजन, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। तो इस तरीके से जैसे बस बता दिया है किस तरीके से आपका 4 पॉइंट बनेंगे।
अगला इसमें पॉइंट है कि पाकिस्तान के जहाँ मेहरगढ़ है वहाँ पे पाई गई हड़प्पा सभ्यता कपास की जो खेती है वो उसका पहला प्रमाण देखने को मिलता है। कहाँ पे? कपास की खेती का प्रमाण आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिएगा साथियों, यहाँ तक आज की जो क्लास है इसको थोड़ा सा क्लास को इतना ही रखते हैं। बाकी बहुत जल्द आपकी ये बूस्टर सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ से लगातार 10-15 दिन तक इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। और मैं फिर से कहूँगा, इसके जो भी पॉइंट्स हैं और चैनल पर जो भी मटेरियल आपको अपडेटेड है उसको जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपके जो भी सुझाव हैं किसी टेस्ट सीरीज को लेकर या फिर किसी टॉपिक को लेकर आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो बैचेज हैं उनको आप ज़रूर विजिट कर लीजिए, कौन कौन से बैचेज हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।